सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, संसाधन भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध पर पिछले 2 वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बताया है। अब ये इसका टॉपिक का अंतिम वीडियो है जिसमें मैं आपको इससे नेक्स्ट बता रही हूँ। संसाधन का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है। मानव संस्कृति मानव के ज्ञान एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंध की उपज है। यानी मानव संस्कृति का जो निर्माण है वो प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करके ही होता है। तो संस्कृति के विकास के साथ साथ पुराने सांस्कृतिक तत्वों का महत्व भी लगातार बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे मानव प्राकृतिक वातावरण से सामंजस्य प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह प्राकृतिक तत्वों से अधिक परिचित होता चला जाता है। प्रोफेसर कार्ल सावर के अनुसार मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण की विकृति आवश्यक है। यानी मानव प्रकृति के साथ जिस प्रकार से अपना कार्य करता है उसी के आधार पर आपका वातावरण का हाल या वातावरण की स्थिति क्षेत्र में होती है। मानव भूदृश्य का निर्माण ही मानव की उन परिवर्तनकारी एवं विकृतिकारी क्रियाओं पर आधारित रहता है जो उसकी संस्कृति का मुख्य अंग हो जाते हैं। यानी प्रकृति के साथ जिस तरह से मानव समायोजन या क्रिया करके वहाँ अनेक प्रकार के सांस्कृतिक स्वरूप बना देता है, उन सब को ही आगे जाकर मानव की संस्कृति में सम्मिलित किया जाता है। इन्हीं क्रियाओं के द्वारा वह प्राकृतिक वातावरण का शोषण करता रहता है। अतः स्पष्ट है कि संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो अन्य संसाधनों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। और यही कारण है कि हर देश काल एवं समाज में वहाँ के सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ संसाधन तालिका भी बदल जाती है। यानी ज्यों ज्यों वहाँ विकास दिखाई देगा, जैसे जैसे आप क्षेत्र में ये देखते हैं कि अनेक संसाधनों का उपयोग होने लगा है, तो वैसे वैसे उस क्षेत्र में पहले निर्माण उद्योग बनेंगे, निर्माण उद्योगों में फिर श्रमिक कार्य करेंगे, तो उन श्रमिकों के रहने के लिए आवास बनेंगे, फिर निर्माण उद्योग के लिए यातायात के साधन भी बनेंगे और यातायात की सुविधाएं जैसे सड़क और रेल मार्ग जैसे निर्माण भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि यदि सिर्फ संसाधन प्राप्त होना क्षेत्र के विकास के अंतर्गत आता तो संसाधन तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मिलता है, लेकिन उन संसाधनों को मिलने के बाद उन पर आधारित उद्योगों का निर्माण, उन उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों के लिए आवासों का निर्माण, उस निर्माण से बनाई गई जो वस्तुएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन, परिवहन साधनों के लिए सड़क और उनके मार्गों का जो जाल बिछाया जाता है, तो एक रेल मार्ग और सड़कों का विकास। तो ऐसा कुल मिलाकर उस क्षेत्र की पूरी सांस्कृतिक दृश्य, जो सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित थे, वो सारे के सारे बदल जाते हैं। वहाँ पर सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई देने लगता है और जैसे जैसे वो परिवर्तन हमें दिखता है वैसे वैसे आपके संसाधनों की जो लिस्ट होती है, जो सूची होती है, वो भी बदल जाती है। इस प्रकार संसाधनों के विकास पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव पड़ता है। यानी आर्थिक आधार पर वहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ, और जब डेवलपमेंट होता है तो राजनीतिक गतिविधियाँ भी वहाँ पर चालू हो जाती हैं, वहाँ का सांस्कृतिक प्रतिरूप बदल जाता है। और जब वहाँ पर
मजदूर जो कि गांव से या ऐसे एरिया से आता है जहां ज़्यादा शिक्षा और विकास का उसको ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब वो किसी उद्योग संस्थान में काम करता है तो धीरे धीरे उसका चेतना का विकास भी होता है। वो वहाँ पर रहकर आगे भविष्य के लिए अपने जीवन स्तर को मजबूत करने के लिए और अनेक कार्यों के बारे में भी जान जाता है। शिक्षा और जागरूकता भी उसके अंतर्गत शामिल है। किसी भी प्रदेश का संसाधन आधार उसके सांस्कृतिक प्रतिरूप से निर्मित होता है। जैसे यूरेनियम कुछ वर्षों पूर्व एक संसाधन बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज ये एक अच्छे संसाधन के रूप में प्रतिष्ठित है। किसी भी देश की संस्कृति नियमित अनुकूलन पर आधारित होती है, यानी उस क्षेत्र के संसाधनों के साथ वहाँ रहने वाले मनुष्य या उस धातु पर या उस खनिज पर कार्य करने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से अपने संसाधनों के साथ अनुकूलन कर रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण से समंजन प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। संस्कृति स्थिर नहीं होती बल्कि गतिशील होती है। संस्कृति का प्रभाव सिर्फ अमानवीय पदार्थों पर ही नहीं पड़ता बल्कि मानव स्वयं भी प्रभावित होता है। यानी किसी भी स्थान पर यदि संस्कृति का विकास हो रहा है, वहाँ उद्योग धंधे खुल रहे हैं, तो उसके साथ साथ मानव के लिए अनेक तरह की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होती है। जैसे हॉस्पिटल्स बनते हैं, जैसे आपके स्कूल्स बनते हैं, यानी चतुर्थक कार्य तृतीयक और चतुर्थक व्यवसायों का भी निर्माण होता है और वो सारी क्रियाएं वहाँ प्रारंभ हो जाती हैं जो संसाधन मिलने से पूर्व वहाँ की संस्कृति में शामिल नहीं थी। शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, हेतुवाद, उपविकास, सृजन आदि प्रभावित नहीं होते, वरन मानव के सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं के अंतर संबंध भी प्रभावित होते हैं। यानी शिक्षा और प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर संस्कृति तो बदली हुई दिखाई देती है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर विभिन्न संगठन बन जाते हैं जो वहाँ के सामाजिक कार्यक्रमों में योगदान देते हैं। जैसे आप देखिए कि यदि कृषि से संबंधित कोई समूह होगा तो वो फसल आने पर कुछ त्योहार है या उत्सव है जो किसान वर्ग मनाता है, जैसे बैसाखी, और इन त्योहारों का जो रूप होता है वो वहाँ की सामाजिक संरचना पर आधारित होता है। तो इनके सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं के अंतर संबंध भी आपके वहाँ पर विकास से संबंधित होते हैं। समूह बढ़ता है और जटिल हो जाता है, फिर प्रादेशिक और व्यावसायिक श्रम का विभाजन आगे बढ़ जाता है। यानी जूं जूं वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वहाँ पर आपका प्रादेशिक स्तर और व्यावसायिक श्रम विभाजन, यानी एक ही उद्योग संस्थान में विभिन्न पदों पर लोग कार्य करते हैं। कुछ केवल श्रमिक होते हैं, कुछ उन पर सुपरवाइज़र होते हैं, कुछ सुपरवाइज़र के ऊपर इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर के ऊपर प्रबंधन होता है। तो इस तरह की श्रम विभाजन का भी स्वरूप वहाँ बड़े संस्थानों में देखने को मिलता है। परिवहन के अधिक विकसित साधनों के द्वारा दूर दूर के मनुष्य आपस में मिलते जुलते हैं। इस प्रकार पूरी दुनिया में अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित हो जाता है। अर्थात किसी स्थान पर जब आपको पता लगता है कि रोजगार उपलब्ध है, तो वह स्थान जहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं होता वहाँ से व्यक्ति का जो प्रवसन है वो शुरू हो जाता है।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब व्यक्ति जाता है तो वहाँ की संस्कृति को अपनाता है, वहाँ के खान पान को अपनाता है और इस तरह से एक दूसरे पर आश्रित रहने के संबंध बनते हैं। यानी प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई एक विशेषता होती है और उन विशेषताओं पर या उन संसाधनों पर क्षेत्र एक दूसरे पर आधारित होते हैं। तो संस्कृति इस प्रकार से दो परिवर्तनों में निहित हो जाती है। पहला आपका एक तो आपका अमानवीय वातावरण के कारण जो सांस्कृतिक रूपांतरण होता है उसका योग होती है, और दूसरी ओर सांस्कृतिक परिवर्तन जिसमें राज्य, वहाँ पर जो धार्मिक संस्थान होते हैं वह, व्यापार संस्थाएं, जीवन स्तर इत्यादि संस्कृति से उत्पन्न तत्व हैं जो मानव को प्रभावित करते हैं। यानी पहला तो आपका ये होता है कि आप किस तरह से वातावरण के साथ संबंध बना रहे हैं। तो जब भी हम कोई उद्योग लगाते हैं उसके लिए हमें प्रकृति का अमानवीय व्यवहार तो उसके साथ करना ही पड़ता है। जैसे खान खोदना शुरू करते हैं तो खुदाई उस सीमा तक करते हैं जहाँ तक हमें लाभ प्राप्त होता है। यानी हम उस समय प्रकृति के बारे में नहीं सोचते कि इतनी अधिक खुदाई के कारण आसपास के एरिया को क्या नुकसान होगा, या संसाधनों के अधिक निकाल लेने से आगे भविष्य के लिए संसाधन नहीं बचेंगे। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में नहीं आती। हम सिर्फ अपने आर्थिक लाभ को देखते हुए एक अमानवीय व्यवहार प्रकृति के साथ करते हैं और उससे सांस्कृतिक रूपांतरण का सृजन होता है। दूसरी ओर सांस्कृतिक परिवर्तन जिसके बारे में कह रहे हैं, तो जैसे एक क्षेत्र में यदि एक ही समुदाय के लोग रहते हैं तो उसी प्रकार के वहाँ पर धार्मिक संस्थान होते हैं, उसी तरह की वहाँ संस्कृति होती है। लेकिन जब वहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तो उन सब के अलग अलग धार्मिक संस्थान, अलग अलग त्योहार, अलग अलग मान्यताएं, तो इन सबको मिला के एक सांस्कृतिक परिवर्तन वहाँ देखने को मिलता है। और जीवन स्तर में भी बहुत सारा परिवर्तन आपको वहाँ देखने को मिलता है जो मानव को प्रभावित करता है। तो इन तीनों वीडियो में जिनमें मैंने आपको ये बताया कि संसाधन भूगोल का अन्य सामाजिक संबंध विज्ञानों के साथ क्या क्या संबंध है, आशा करती हूँ मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। तो ये आप लोग इसको पढ़ें, देखें, और यदि कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे बात कर लें, मैं आपको उसमें भी बता दूंगी। कुछ दिन बाद शायद कॉलेज भी खुल जाएंगे तो आप लोग वहाँ भी आकर मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।